आज हमने स्टडी करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही, जिनको हमने स्टार्ट किया हुआ अपने लास्ट लेक्चर से। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ग्रुप 13 एलिमेंट्स को। तो आज हम स्टडी करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स को, या उन्हें ग्रुप 4th एलिमेंट्स भी कहा जाता है, 4th ए कह लें, क्योंकि ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप 14 के अंदर एलिमेंट्स आते कौन कौन से हैं। ग्रुप 14 एक्चुअल में है कार्बन फैमिली। इनके वैलेंस शेल में, इनके लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको ग्रुप 4 एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक जिसे टिन भी कहते हैं, एंड लेड। ये मेंबर्स हैं ग्रुप 14 के। कार्बन इज द 70th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्म में। एलिमेंटल स्टेट में भी कार्बन आपको मिल जाता है कोल, ग्रेफाइट या डायमंड वगैरह की फॉर्म में। सिलिकॉन जो कि इसी ग्रुप का सेकेंड मेंबर भी है, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर काफ़ी अबंडेंट होता है, बल्कि यूँ कह लें कि अबंडेंस में सेकेंड नंबर पे होता है। सबसे जो ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो सिलिकॉन है। जर्मेनियम जो है वो काफ़ी ट्रेसेस में होता है, ज़्यादा अबंडेंट नहीं होता। टिन जो है वो भी कुछ ऑक्साइड्स वगैरह की फॉर्म में आपको मिल जाता है। लेड जो है अपनी और गैलिना, जिसे लेड सल्फाइड भी कहा जाता है, इसकी फॉर्म में मेजरली आपको मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनको हम कह रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सबशेल में ही आएंगे। डिफरेंस ये है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में। जब हमने ग्रुप 13 की बात की थी तो उनके वैलेंस पी के अंदर आ रहा था एक इलेक्ट्रॉन, यानी वहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी वो थी 2s2 2p1 या ns2 np1 कह लें। तो यहाँ पे होती है ns2 np2, यानी इनके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो 4 इस तरह से डिवाइड होते हैं कि 2 होते हैं s सब शेल में और 2 होते हैं p के अंदर। तो इनके चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आ रहे हैं, इसीलिए इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर किया जाता है। तो ये इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने गिवन है। आप ये देखें कि यहाँ पे सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आ रहे हैं, p के अंदर आ रहे हैं, और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि डिवाइडेड इस तरह से होते हैं कि 2 s ऑर्बिटल के अंदर और 2 p ऑर्बिटल के अंदर। तो जो जर्मेनियम और उसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं उसमें भी d और f ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे हम देखेंगे कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला सीन भी होगा, जो कि लास्ट टाइम हम देख भी चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो मेजरली याद रखने वाली बात है वो ये है कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ns2 np2, और बाकी जो है इनके अंदर d और f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी कुछ इफ़ेक्ट होता है, उनको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद कोवेलेंट रेडियस। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली कोवेलेंट रेडियस भी इंक्रीज होता है। कार्बन का जो रेडियस है वो है 77 पिकोमीटर। अगर आप नेक्स्ट सिलिकॉन का देखें तो 118, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है जब आप कार्बन से सिलिकॉन पे आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप सिलिकॉन से जर्मेनियम पे आते हैं तो डिफरेंस तो आ रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है रेडियस, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। 118 से 122 पे आ जाता है। उसके बाद अगर आप स्टेनिक पे या टिन पे आते हैं तो ये होता है 122 से 140 पे चला जाता है, इंक्रीज होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह जब आप लेड पे पहुँचते हैं तो 140 से बढ़ के 146 हो जाता है। यहाँ से जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे कार्बन से सिलिकॉन पे शफलिंग होती है तो एटॉमिक रेडियस में एक काफ़ी वाइड इंक्रीज आता है, लेकिन उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी इंक्रीज आता है रेडियस के अंदर वो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। रीज़न यही होती है कि कार्बन के अंदर d या f ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो एलिमेंटल फॉर्म में, लेकिन बाकियों के अंदर चूँकि d या f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं और d या f की जो शील्डिंग होती है वो काफ़ी पुअर होती है, इस वजह से फिर एटॉमिक रेडियस में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता। आयोनाइजेशन इंथॉल्पी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं। अब ऑब्वियसली जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन इंथॉल्पी कम होगी। यहाँ भी आयोनाइजेशन इंथॉल्पी कम होती है, लेकिन
अब कार्बन चूँकि फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट का साइज़ बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में काफ़ी हाई होती है, बाकियों की इसके मुकाबले में ज़रा कम होती है, और रीज़न यही होती है कि वहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो ज़रा ईजी हो जाता है, इसलिए फिर आपको कम एनर्जी देना पड़ती है। कार्बन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में भी आपको सम टाइम मिल जाता है, वो इसलिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले शेल में 2 और अगले में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखें साइज स्मॉल है इसका, इसलिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने पड़ेंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसलिए अगर आप इन सारी इंथॉल्पीज़ को ऐड करें तो वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, इसलिए कार्बन प्रेफरली +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से नहीं शो करता कि वो आयोनिक कंपाउंड बनाना चाहे। कार्बन मेनली प्रेफर करता है कोवेलेंट लिंकेज को, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन को। इसी के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, वो भी +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और साथ में +2 की भी। अब ये +4 की तो हमें समझ आ रही है कि वैलेंस शेल के अंदर चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर ले तो 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ आ जाती है। फिर ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है सम टाइम, जिसमें ये होता है कि डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते और सिर्फ पी वाले होते हैं। और चूँकि यहाँ पे पी के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 14 एलिमेंट्स में, तो वो जो पी वाले इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे और एस वाले इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नहीं होंगे, तो उस केस में ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर भी यही होता है कि वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे होते हैं उसके चांसेस। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ज़्यादा हायर जो है सिलिकॉन तो फिर भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन कार्बन जो है वो +4 से ज़्यादा की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बाकी जो कंपाउंड हैं एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, वो भी डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं। कहीं पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, कहीं पे +2 होगी। जैसे लेड डाइक्लोराइड भी आपको मिलता है, टेट्राक्लोराइड भी आपको मिलता है, इसी तरह से स्टेनिक डाइक्लोराइड भी होता है, स्टेनिक टेट्राक्लोराइड भी होता है। तो ये डिफरेंट क्लोराइड्स की फॉर्म में या डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की फॉर्म में, जिनमें डिफरेंट का मतलब है कि +2 की या +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स आपको अक्सर मिल जाते हैं। और कार्बन जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो शो करता है वो 4 की ही होता है, जबकि बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं जिनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर वो 4 से ज़्यादा की कोवैलेंसी भी शो कर सकते हैं। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन के साथ भी बना सकता है, किसी हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए भी जुड़ सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए भी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए भी। तो ये चीज़ें सारी हम इसके इनेमोलिस बिहेवियर्स में भी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब वही है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अब स्टार्ट वाला एलिमेंट जो है वो चूँकि कार्बन है जिसका साइज़ स्मॉल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में हाई होती है। कार्बन की 2.5 होती है, बाकी जो है उनके 1.8 1.9, मतलब बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है लोअर मेंबर्स में, लेकिन कार्बन के मुकाबले में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। और रीज़न यही होती है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ग्रुप 13 के साथ कंपेयर करें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो ग्रुप 13 के बाद आता है ग्रुप 14। तो हमने ये बात जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जनरली डिस्कस किया था, वहाँ पे ये बात की थी कि जब हम पीरियड्स में मूव कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो ग्रुप 13 के बाद 14 आता है, तो 14 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 13 के एलिमेंट के मुकाबले में स्लाइट हायर होती है, ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है इस ग्रुप में, वो कार्बन की, अपने स्मॉल साइज़ की वजह से, और बाकियों की जो है वो कार्बन के मुकाबले में ज़रा कम होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इस ग्रुप के ज़्यादातर जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कार्बन और सिलिकॉन यहाँ पे प्योरली नॉन मेटल्स हैं, जबकि जो जर्मेनियम है वो मेटालॉइड्स की फॉर्म में आपको मिलता है। जो लोअर मेंबर्स हैं टिन और आपके पास, वो ज़रा सॉफ्ट होते हैं, टिन और जिसमें लेड आ जाता है,
सॉफ्ट होते हैं, तो जब सॉफ्ट मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बाकियों के मुकाबले में, अपने अपर ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में ज़रा कम हो जाते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आर मच हायर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 13. ग्रुप 13 के साथ कंपेयर करोगे तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज़्यादा होंगे. रीज़न वही है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जीज उनसे ज़्यादा है, इनकी बॉन्ड कैपेबिलिटी उनसे ज़्यादा है. वो एट अ टाइम अगर 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं तो ये एट अ टाइम 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं. उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ऊपर भी हमने बात की कि ये +2 की फॉर्म में भी आपको मिलते हैं, +4 की फॉर्म में भी आपको मिलते हैं. तो जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है +2 की शो करवाने की, लेकिन कार्बन जो है वो +2 की फॉर्म में आपको नहीं मिलता. कार्बन आपको +4 की फॉर्म में ही ज़्यादातर मिलेगा. और जो +2 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही होती है. +2 ये शो करते कब है, जब ये S के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते. सिर्फ जो P वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो डिफरेंट ऑक्साइड्स की फॉर्म में ये आपको मिलते हैं. अगर मशहूर ज़माना फर्स्ट एलिमेंट की बात करें जिसमें कार्बन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी आपको मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी आपको मिलता है. इनके जो ऑक्साइड्स की नेचर होती है वो इनकी स्टेट पर डिपेंड करती है. जैसे अभी हमने ऊपर बात की है कि जो इस ग्रुप के इनिशियल मेंबर्स हैं जिसमें आपके पास आ जाता है कार्बन और सिलिकॉन, वो चूँकि प्योरली नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स की नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है. जो मेटालॉइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, और जो मेटल्स वाला बिहेवियर रखते हैं फिर उनके ऑक्साइड की नेचर ज़रा बेसिक हो जाती है. तो जो स्टार्ट वाले एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके पास कार्बन और सिलिकॉन है, उनके प्योर नॉन मेटेलिक करेक्टर की वजह से उनके ऑक्साइड्स भी आपको एसिडिक फॉर्म में मिलते हैं. जबकि जो लोअर मेंबर्स हैं उनके अंदर आपको एम्फोटेरिक नेचर देखने को मिल जाएगी. और एम्फोटेरिक का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का करेक्टर आप देखते हैं. बाकी जो है इस ग्रुप के एलिमेंट्स उनके ऑक्साइड्स को आगे हम उनकी फॉर्मेशन भी देखेंगे किस तरह से ये ऑक्साइड्स बनते हैं. कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो वाटर से डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं होते. अगर डायरेक्टली आप उनकी हाइड्रोलिसिस नॉर्मल कंडीशंस में करवाना चाहोगे तो नहीं होगी. जबकि जो स्टेनिक है अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्टेनिक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा. यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी. उससे जो लोअर मेंबर है लेड, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो भी अनइफेक्टेड ही रहता है मेजरली केसेस में, जिसकी रीज़न मेनली प्रोबेबल ये होती है कि वो अपने ऊपर कोटिंग कर लेता है अपने ही ऑक्साइड के, जिस वजह से फिर उस पर फर्दर अटैक करना फिजिबल नहीं रहता. हेलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हेलोजन के साथ ये मिलके हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं. हैलाइड इनके आपको डाई हैलाइड्स के फॉर्म में भी मिलते हैं और टेट्रा हैलाइड्स के फॉर्म में भी ये आपको मिलते हैं. डाई हैलाइड जैसे SnCl2 और टेट्रा हैलाइड जैसे SnCl4 स्टेनिक डाइक्लोराइड, स्टेनिक टेट्राक्लोराइड. कार्बन जो है उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि कार्बन डाइवेलेंट फॉर्म में हमें नहीं मिलता. कार्बन इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता, बल्कि कार्बन जो हमें मिलता है वो टेट्रावेलेंट फॉर्म में होता है. इसलिए कार्बन के जो हैलाइड्स आपको मिलते हैं वो मेजरली जो होते हैं MX4 वाले होते हैं, लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. ज़्यादातर जो इनके हैलाइड्स की नेचर होती है वो कोवेलेंट होती है. कोवेलेंट की रीज़न हम देख चुके हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए फिर शेयरिंग वाला ऑप्शन जो है ये यूज़ करते हैं. और जहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने उस बॉन्ड की नेचर कोवेलेंट होती है. लेकिन यहाँ पे आपने एक्सेप्शन अपने माइंड में रखनी है कि SnF4 जो आपके पास स्टेनिक फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड इनकी नेचर आयोनिक होती है. वो इसलिए आयोनिक होती है तो स्टेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऊपर स्टडी करके आए कि काफ़ी कम होती है, जबकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. और जब 2 बाउंडेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी हाई हो जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है और बॉन्ड की नेचर जो है वो आयोनिक की तरफ शिफ्ट हो जाती है. इनके जो डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. ये बात भी हम ऊपर कर चुके हैं कि डाई हैलाइड फॉर्मेशन या जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ट्रेंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है. CCl4 के अलावा जो बाकी टेट्रा हैलाइड्स आपको मिलते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स के, उनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं.
लेकिन CCl4 नहीं करता, क्योंकि CCl4 में d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे SiCl4 की, ये आपके पास है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो होता ये कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके बन जाता है, HCl की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो सिलिकॉन का बॉन्ड कम होगा वो OH के साथ बन जाएगा। इस तरह से 1 बाय 1 सारे क्लोरीन जो हैं वो रिप्लेस होते जाएंगे हाइड्रोक्सिल के साथ और ये एज अ रिज़ल्ट सिलिकिक एसिड आपको मिल जाता है। यानी बाकी जो हैलाइड्स हैं, बाकी ग्रुप मेंबर्स के कार्बन के अलावा, उनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो वो हो जाती है और एज अ रिजल्ट आपको डिफरेंट एसिड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। कार्बन की बात करें तो कार्बन के आपको वैसे 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, लेकिन जो उनमें से स्टेबल आइसोटॉप हैं वो 2 हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंट है 98.9%, कार्बन 13 जो होते हैं वो 1.1% होते हैं ऑलमोस्ट, जबकि कार्बन 14 जो है वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी काफ़ी कम होती है और दूसरा वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसे फिर रेडियो कार्बन डेटिंग वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। आइसोटॉप्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि आइसोटॉप्स जो हैं वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन 12 जो है इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। कार्बन 13 में एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे, तो फिर वो एक जो है वो न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा और कार्बन 14 के अंदर एक न्यूट्रॉन मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है। कार्बन डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म्स में भी आपको मिलता है, जिनमें कोल, डायमंड, ग्रेफाइट और इसके अलावा भी कुछ इसकी फॉर्म्स डिस्कवर हो चुकी हैं, अब वो भी हम देखेंगे उनको भी। तो कंबाइंड फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में भी आपको मिलता है, बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में भी कार्बन आपको मिलता है। कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो मेटल कार्बोनेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट के बारे में हम देखते हैं, पोटाशियम कार्बोनेट के बारे में, तो उन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हमारी एयर के अंदर भी प्रेजेंट होती है, तो कार्बन एक बड़ा वर्सटाइल एलिमेंट है वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी अबंडेंस में ये प्रेजेंट है। बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं आपके, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन एट्सेट्रा, उन सब के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। डिफरेंट जो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं हमें, जिनमें पेट्रोलियम, कोल गैस वगैरह आ जाते हैं, उन सब के अंदर भी हमें कार्बन देखने को मिलता है। तो कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ये जो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको अगर हम सम अप करें, एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, कोवेलेंट रेडियाई के बारे में डिस्कस किया, आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वगैरह के बारे में, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा के बारे में, तो उन सब को एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने उनको एनालाइज करने के लिए बता दिया। अब हम देखते हैं इनेमोलिस बिहेवियर्स ऑफ कार्बन। जैसे हम कहते हैं कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़रा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में, जिसकी रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं कि उसका जो साइज़ होता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, तो इससे उसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी इफेक्ट होता है। तो बाकी ग्रुप्स की तरह जो इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है वो भी कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में, अपनी स्मॉलर साइज़ की वजह से, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, हायर आयोनाइजेशन इंथॉल्पी की वजह से और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से। तो कार्बन के अंदर जस्ट s और p ऑर्बिटल जो होते हैं ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये अपने चारों ही इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता। इसकी कोवैलेंसी जो आपको मिलती है वो 4 होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बिहेवियर्स की ही, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 की है। यूनिक एबिलिटी होती है इसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की भी। ऊपर भी हमने ये बात की कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग की एबिलिटी रखता है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए भी लिंक हो सकता है दूसरों के साथ, डबल के ज़रिए भी हो सकता है, ट्रिपल के ज़रिए भी हो सकता है। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो तो ऑलवेज सिग्मा ही होता है, लेकिन जहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्म डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है, दूसरा जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है साइड बाय साइड ओवरलैप से। ये भी हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जो हमने बात देखनी है वो ये कि कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल हर तरह की बॉन्डिंग के ज़रिए लिंक कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे डिफरेंट एलिमेंट के साथ। कार्बन के अंदर एक मखसूस एबिलिटी होती है कैटिनेशन की।
कैटिनेशन होता है कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, और वो सेल्फ लिंकेज यानी कार्बन अगर कार्बन के साथ लिंक करना है तो उसके लिए जो कंडीशन होती है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कार्बन इसको प्रेफर भी करते हैं, और यूँ लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी है वो कार्बन में प्रेजेंट होती है। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट रिंग्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं। तो कार्बन की इस मखसूस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स के अंदर कैटिनेशन की एबिलिटी कार्बन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन करता तो है, वो लॉन्ग चेन्स बनाता तो है, लेकिन वो सिलिकॉन के साथ नहीं करता। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ लिंक करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो कार्बन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में आपको मिलता है, जिनमें डायमंड है, ग्रेफाइट है। इसके अलावा 1985 के अंदर एक थर्ड फॉर्म डिस्कवर हुए फ्लोरीन्स के बारे में। इसके अलावा भी अब काफ़ी सारी जो फॉर्म्स हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन की। इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है, ये आ सकती है MCQs में। डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ग्रेफाइट में sp2 होती है, फ्लोरीन्स जो होती हैं उनमें भी sp2 होती है, इमॉर्फस कार्बन में sp3। ग्रेफीन एक न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म है, इसमें sp2, कार्बन नैनो ट्यूब्स में sp2, और ग्रेफाइडाइन जो है उसके अंदर sp2 प्लस sp। वो नाम से पता चला आयन का वर्ड हम यूज़ तभी करते हैं जहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वहाँ पे मेजरली जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो उनमें से हम 2-3 फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है डायमंड। डायमंड जो है इसका एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ लिंक होता है, और यूँ एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है आपके पास। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। बॉन्ड लेंथ होती ये है एक्चुअल में कि जब 2 एटम कंबाइन होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज नहीं होते, क्योंकि जब एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, 2 एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो 2 तरह की फोर्सेस जनरेट होती हैं। न्यूक्लियाई जो है अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, तो सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन भी तो दोनों एटम्स के पास होते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं। तो एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे आके वो दोनों एटम्स रुक जाते हैं, जहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है और रिपल्शन मिनिमम होती है। तो उस टाइम जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो डायमंड के अंदर होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कार्बन एक बहुत हार्ड फॉर्म है, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इसके, एक्सट्रीमली ये हार्ड होते हैं, इसको ब्रेक करना, इसके एटम्स को अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसमें कंडक्शन नहीं होती। ये पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होता, क्योंकि इसका म्यूचुअल जो इंट्रैक्शन है, इसके अपने अंदर जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए सॉल्वेंट के साथ इसका इंट्रैक्शन बिल्टअप नहीं होता। तो कार्बन को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग किस्म की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, और ये जो अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट सब्सटेंस है आप उसको समझ लें, मतलब यूँ कि अर्थ के अंदर प्रेजेंट जो हार्डेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनमें से एक आपके पास डायमंड है। इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, हार्ड टूल्स मेकिंग के अंदर, डाइस वगैरह बनाने में, टंगस्टन फिलामेंट के लिए, और ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। ग्रेफाइट की बात करें तो ये कार्बन ही की सेकंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ये आपको नज़र आ रहा है सामने कि ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं, दो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। लेयर्स के दरमियान मतलब एक तो है ना इनका आपस में बॉन्ड, वो तो ऑब्वियसली इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन लेयर्स के दरमियान भी इंट्रैक्शन होता है जो कि वंडर वाल फोर्सेज होती हैं, जो कि इन लेयर्स को आपस में लिंक करने का काम करती हैं। ग्रेफाइट में कार्बन जो है फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, जो कि मूव भी करते हैं, और उसी की मूवमेंट की वजह से, उसी की डीलोकलाइजेशन की वजह से ग्रेफाइट जो है इसके अंदर कंडक्शन भी हो जाती है। चूँकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड होता है, उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो प्रेजेंट होती है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है डायमंड के मुकाबले में, और इसकी जो लेयर्स होती हैं उनकी नेचर ज़रा स्लिपरी होती है। फ्लोरीन्स की बात करें तो फ्लोरीन्स बनती हैं जब आप हीट करते हैं ग्रेफाइट को
in an electric arc in the presence of inert gas such as helium or argon। जब आप ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इनर्ट गैस की प्रेजेंस में तो वो कन्वर्ट हो जाता है फुलरीन्स के अंदर। ये फुलरीन्स तो काफ़ी प्योर फॉर्म है कार्बन की, जिसमें डेंगलिंग बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, बड़ा स्मूथ सा इसका स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। 60 मॉलिक्यूल का ये 60 कार्बन का ये आप मॉलिक्यूल होता है, जिससे बकमिनिस्टर फुलरीन्स भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉकेट वॉल्स होती हैं उन जैसा होता है, जिसमें डिफरेंट रिंग्स होती हैं, कुछ 5 मेंबर्ड होती हैं, कुछ 6 मेंबर्ड होती हैं। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना कि इसमें 26 मेंबर्ड रिंग होती हैं और 12 जो होती हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। और ये बड़ी एक मखसूस अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं सारे, एक ख़ास तरतीब के साथ ये रिंग्स जो हैं एक दूसरे में फ्यूज़ होती हैं। ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद अदर 3 कार्बन एटम। हर कार्बन जो है मज़ीद 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होता है और बड़ी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इनके अंदर। इनके अंदर भी चूँकि 4th इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि डीलोकलाइज्ड होता है और फिर वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। और इस तरह से एक बाकायदा मतलब वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो एरोमेटिक करेक्टर इनके अंदर आ जाता है जो कि इनको काफ़ी स्टेबल भी कर देता है। जो रिंग फ्यूजन होती है वो बड़ी एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होती है। जो 6 मेंबर रिंग इसमें होते हैं वो फ्यूज होते हैं 6 और 5 दोनों मेंबर रिंग के साथ, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग होते हैं वो जस्ट उनकी फ्यूजन होती है 6 मेंबर रिंग के साथ। मतलब एक बड़े प्रॉपर से मैनर में ये सारे जो रिंग्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक होकर ये पूरा एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर आपको दे रहे होते हैं। इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इनमें, चूँकि सिंगल और डबल दोनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं तो इसलिए इनके जो बॉन्ड डिस्टेंसेस होते हैं वो 143.5 पिकोमीटर और 138.3 पिकोमीटर होते हैं। मतलब ये कि जहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है बॉन्ड का वो 143.5 पिकोमीटर होता है और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे 138.3 पिकोमीटर होता है। कार्बन को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स में चूँकि हमें ये मिलता है। ग्रेफाइट जो है वो हम अक्सर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे होते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने होते हैं, एनोड कैथोड, वहाँ पे अक्सर हम ग्रेफाइट को यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन में। बहुत ज़्यादा हाईली पोरस होने की वजह से एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो एड्जॉर्बेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब करने के लिए। ये हम सरफेस केमिस्ट्री में देख भी चुके हैं। कार्बन ब्लैक जो है वो ब्लैक पिगमेंट के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। कोक जो है वो फ्यूल के तौर पे, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, डायमंड जो है वो ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज़ होता है। कार्बन की अगर हम कुछ ऑक्साइड्स की बात करें तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो डायरेक्ट अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बन की इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लिमिटेड नहीं करेंगे, एक्सेस में देंगे तो रिएक्शन जो है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा बल्कि फर्दर इस कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो आपने उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो आपके पास स्मॉल स्केल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड से भी बना सकते हैं। आपने फॉर्मिक एसिड लेना है, आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है तो वो इसमें से वाटर को रिमूव करवा देगा। अब जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, CO बचेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा। कमर्शियल स्केल पे जब इसको बनाना हो तो फिर भी डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। जो आम तौर पे यूज़ होता है वो ये है कि पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कॉक। आपने क्या लेना है, कॉक जो है कार्बन ही होता है, आपने उसको लेना है और उसमें स्टीम को साथ उसको मिक्स करना है। आप उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 473 से 1273 केल्विन के इन बिटवीन, तो यहाँ से आपके पास कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस या सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोला जाता है वाटर गैस। और फिर इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो यहाँ से आप फर्दर मिथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन में।
जब आप एयर यूज़ कर लें स्टीम की बजाय कि अगर आप चाहते हैं कि आपने स्टीम को मिक्स नहीं करना कार्बन के साथ, आपने वाटर वेपर्स को मिक्स नहीं करना, तो आप रिप्लेसमेंट में एयर ले सकते हैं। एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं ऑब्वियसली, तो वहाँ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये हैं आपके पास। तो यहाँ पे भी आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है इसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, यानी सी और H2 का मिक्सचर जो होते हैं वो वाटर गैस है और सी और N2 का जो मिक्सचर होता है ये प्रोड्यूसर गैस होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ऑर्डरलेस है और ये वाटर के अंदर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होती है, पावरफुल किस्म का ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनकी ओर से। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जब आपने इसका रिएक्शन करवाया CO के साथ तो CO की ऑक्सीडेशन होगी, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक यहाँ से अलग हो जाएगा और यूँ इस तरह से जिंक आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से अगर आपके पास आयरन ऑक्साइड है उसका आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो बिल्कुल वही होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन यहाँ से अलग हो जाएगा। इन CO मॉलिक्यूल देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखें तो एक सिग्मा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और ये उनकी फॉर्मेशन में आपको पता चलता है कि ये पाई बॉन्ड जो है ये बनते कैसे हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इस इंटरनली देखें सिंपल कोवेलेंट की टर्म में भी, तो कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक अगर लॉन पेयर की फॉर्म में उसके पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, तो बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले में 4 है। तो अब इसने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में चुन के इन्वॉल्व करना है, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो इसका मतलब ये कि इसने 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हैं। जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर है उसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है, बाकी इसका मतलब है कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए। वो 4 इस तरह से हुए हैं कि यहाँ पे एक जो बॉन्ड बना है ना वो डेटिव कोवेलेंट आप समझ लें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों जो हैं, मतलब बॉन्डिंग के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किए, तो यूँ 2 उसके वहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए डेटिव कोवेलेंट बनाने में और 2 जो है वो म्यूचुअल कोवेलेंट बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 उसके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ, तो ये मेटल्स को अपना ये पेयर डोनेट करते हैं और यूँ मेटल कार्बोनिल्स की फॉर्मेशन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की भी एबिलिटी रखता है और जो इसका कॉम्प्लेक्स बनता है हीमोग्लोबिन के साथ वो नॉर्मल ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे होता है। ये आपके पास कि जो आपका हीमोग्लोबिन है जब वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लिंक कर जाएगा तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जब वो इसकी तरफ मतलब आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली इंसान को तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन जब उसके बॉडी के सेल्स को नहीं मिलेगी तो उससे अल्टीमेटली इंसान की डेथ भी हो सकती है। सेकेंड जो ऑक्साइड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कार्बन की ऑक्सीडेशन से ही आप बनाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपने जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, जो एयर प्रोवाइड करनी है वो एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड में तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। इसके अलावा मेनली जो कंबस्टन का प्रोसेस होता है, जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन करवाते हैं तो उसके रिसल्ट में भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेबॉर्ट्री के अंदर भी बहुत सारी मेथड से आप इसको बना सकते हैं। डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करवा लें कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो जब आप एसिड का रिएक्शन करवाते हो किसी भी कार्बोनेट के साथ तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। कमर्शियल स्केल पे आप लाइमस्टोन को भी हीट करके इसको बना सकते हैं, क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो उसमें से CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। जब आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर 2 रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये काफ़ी वीक एसिड होता है। ये अक्सर जो हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको भी हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। ऑब्टेन एज अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। जो ड्राई आइस होती है वो एक्चुअली सॉलिडिफाई कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो इसको भी हम देखेंगे आगे कि ड्राई आइस जो है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बल्कि यहीं पे देख लें कि ड्राई आइस जो है वो चूँकि ये काफ़ी कूलेंट होती है तो इसको हम रेफ्रिजरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं।
हाँ, इसके अलावा जो गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर यूज़ हो रही होती है। ये कंबस्टन के लिए नॉन स्पोर्टर होती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं, उनके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। और यूरिया बनाने के अंदर भी आप इसकी कुछ अमाउंट जो है यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो इसमें याद रखिएगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि आपके पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इस कार्बन के पास, उनमें से एक इस ऑक्सीजन का जो आपके पास होता है p ऑर्बिटल, जिसमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके साथ लिंक करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देगा। दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस साइड वाले ऑक्सीजन के साथ लिंक करके, उसके p ऑर्बिटल के साथ लिंक करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। बाकी जो है दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो फिर आपस में लिंक करके क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। यहाँ पे आप लोगों ने याद ये रखना है कि इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 115 पिकोमीटर। ओवरऑल ये नॉन पोलर होता है क्योंकि आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट जो है इसका 0 हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, इन्हांस ग्रीन हाउस इफेक्ट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच माइट हैव सीरियस consequences इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जब अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है तो ये ज़्यादा आई रेडिएशंस को ट्रैप करता है, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के प्रोसेस को ही हम ग्लोबल वार्मिंग में बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में वर्ड पे अगर आप गौर करें तो ग्लोबल बोलते हैं कि इसको ग्लोब वर्ल्ड को, वार्म का मतलब होता है गर्म हो जाना। तो ओवरऑल जब ग्लोब के टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, वो टेम्परेचर राइज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा भी कुछ गैसेस होती हैं लेकिन उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। तो इस मजहर को, इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ ना कुछ कंसनट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, इतना लो कि यहाँ पे रहना भी फिजिबल ना होता। एक मखसूस कंसनट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में ज़रूरी भी है, लेकिन जब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी कंसनट्रेशन हाई होती है तो तब ये इफ़ेक्ट करती है इन्वायरमेंट को। ड्राई आइस की हमने ऊपर बात की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइड फॉर्म में होती है, जब आप इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके इसको सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं तो इसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई इसको इसलिए कह रहे होते हैं कि अगर आप इसको किसी सरफेस पे रखेंगे तो ये उसको वेट नहीं करेगी, लेकिन इसके अंदर जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली जो है, ये मतलब ये नहीं होगा कि पहले लिक्विड फॉर्म में आएगी तब ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर आप इसको हीट करेंगे ये डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन ड्राई आइस जो है वो हम यूज़ करते हैं मेनली कूलेंट के तौर पे हैं, फूड वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा लैब में भी कोल्ड बाथ प्रोवाइड करने के लिए। और ये इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। एक तो ये है कि कूलेंट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है ड्राई आइस का। इसके अलावा अगर हम वैसे इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी मेजरली यूज़ होती है। इस वजह से अपने नॉन स्पोर्टर नेचर जो है उसकी वजह से कि ये कंबस्टन के लिए स्पोर्टिव नहीं होती, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, वो हम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड्स पे। तो सिलिकॉन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम सिलिका भी कह रहे होते हैं। ये सिलिका भी डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स में आपको मिलता है, जिनमें क्वार्ट्ज हैं, क्रिस्टोबेलाइट है, ट्राइडामाइट है, और ये सारी जो फॉर्म्स होती हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, लेकिन सूटेबल टेम्परेचर्स पे। हर टेम्परेचर पे आप इनको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसका भी प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट नेटवर्क होता है ये, और बड़े एक ख़ास टेट्राहेड्रल मैनर में सिलिकॉन ऑक्सीजन जो है लिंकेज इसमें होता है। तो ये आपके पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। ये इस पूरे चंक का फार्मूला होता है। होता ये है कि हर सिलिकॉन के गिर्द होते हैं 4 ऑक्सीजन एटम, और हर जो ऑक्सीजन होता है ये 2 सिलिकॉन शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल डिवीजन में हम कह देते हैं कि SiO2, लेकिन बज़ाहिर जो इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें
तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी कि इसमें होता ये है कि हर सिलिकॉन के गिर्द 4 ऑक्सीजन, लेकिन हर ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन के साथ शेयर कर रहा हो रहा होता है। तो इसलिए अगर म्यूचुअली हम उसको डिवाइड करें तो फिर 2 ऑक्सीजन जो है वो हम एक के खाते में डाल देते हैं और 2 जो है उससे अगले वाले सिलिकॉन के उसमें। तो इस तरह से मतलब इसकी हम डिवीजन करते हैं, लेकिन ये इसका मोलिकुलर फार्मूला नहीं है। ये काफ़ी नॉन रिएक्टिव होते हैं सिलिका, लेकिन कुछ एसिड्स के साथ, कुछ अल्कलीज के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। लाइक अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका आप SiO2 के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपको सोडियम सिलिकेट मिलता है। इस तरह से HF के साथ करवाएं तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड आपको मिल जाता है। यूजेस की बात करें तो ये पाइजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, क्वार्ट्ज को। ये पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये मखसूस मटेरियल्स होते हैं जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि ख़ास किस्म का मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जिससे उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इसको एक्यूरेट क्लॉक्स बनाने में, मॉडर्न रेडियो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। सिलिका जेल जो है वो ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल्स वगैरह के अंदर कैटालाइसिस में भी इनके कुछ इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। कैसलगर एक एमॉर्फस फॉर्म है सिलिका की जो कि आप फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिलिकॉन्स। सिलिकॉन जो है वो ऑर्गेनो सिलिकॉन ग्रुप होता है जिसमें आपके पास रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर होता है R2SiO, यानी सिलिकॉन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होते हैं और ये सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज होती है मखसूस तरीके से। इनमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन आर अल्काइल आर एराइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। तो होता आपके पास अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड है जो कि मखसूस मैनर में अरेंज होते हैं और फिर जब आप उनकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो उसके रिजल्ट में ये पॉलीमर सिलिकॉन्स के आपको मिलते हैं। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो सिलिकॉन का रिएक्शन आपने करवाया है मिथाइल क्लोराइड के साथ। 280 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। कॉपर ट्यूब में आपने ये करवाना है तो डिफरेंट साइलेंस आपको मिलते हैं जिनमें है आपके पास। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, ये हम देख के आए हैं ऊपर। सिलिकॉन के एक साइड पे मिथाइल अटैच है, बाकी तीनों साइड पे क्लोराइड, तो इसका नाम होगा मिथाइल ट्राइक्लोरोसाइलेन। और लाजमी नहीं है कि 3 साइड पे क्लोरीन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मीथेन से बना रहे होते हैं ना कार्बन टेट्राक्लोराइड के पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ, फिर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हेलोजन के साथ, फिर तीसरा हाइड्रोजन। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो रहा होता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास 2 मिथाइल, पहले आप ये देखने के 3 मिथाइल थे, 1 क्लोराइड था। ये था आपके ट्राई मिथाइल क्लोरोसाइलेन जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 क्लोरो है, ट्राई मिथाइल क्लोरोसाइलेन। या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 मिथाइल 2 क्लोरो है तो डाई मिथाइल डाई क्लोरोसाइलेन। या फिर वही वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिथाइल एक ही है और 3 क्लोरो है तो मिथाइल ट्राई क्लोरोसाइलेन। इस तरह से और भी बहुत सारे साइलेंस होते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं? बनते ये यूँ हैं कि आपके पास मिथाइल क्लोराइड था, आपने उसका सिलिकॉन के साथ करवाया रिएक्शन। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, 570 केल्विन तक आपने टेम्परेचर दिया तो ये आपके पास बन गया डाई मिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन। आप इनमें से कोई और बना के भी इसको प्रोसीड करवा सकते हैं, लेकिन जो बात आपको यहाँ से समझानी है वो सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन है, तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। अब इसमें से क्या होगा, फर्दर HCl रिमूव होते जाएंगे और वाटर आप ऐड करते जाओगे। आप HCl रिमूव होते जाएंगे इस तरह से कि जब आप वाटर इसके अंदर ऐड करोगे तो वाटर क्लोरीन, मतलब वाटर में जो हाइड्रोजन है, वाटर में होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल, तो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनेगा। अब जब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो उसकी जगह पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता जाएगा, तो इस तरह से ये कंपाउंड बनते जाएंगे। अब ये डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स बन गए, ये मोनोमर्स आपको मिल गए।
अब इन मोनोमर्स ने फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन होना है, कंडेंसेशन होनी है, वाटर मॉलिक्यूल ने रिमूव होना है, तो इनकी पोलीमराइजेशन से आपको सिलिकॉन्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये क्या वाटर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन सिलिकॉन का लिंकेज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी आप वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इसकी पोलीमराइजेशन हो जाएगी। यूँ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के लिंकेज से ये सिलिकॉन्स आपको मिल जाते हैं। जब फिर आपने इसको टर्मिनेट कराना हो तो फिर आप लोगों ने इसमें ट्राईमिथाइल क्लोरोसाइलेन ऐड कर देना होता है। ट्राईमिथाइल क्लोरोसाइलेन जब ऐड होगा तो फिर ये चेन जो है वो एंड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, फिर ये आपका जो इसका प्रोसेस है पोलीमराइजेशन का वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब इन सिलिकॉन्स में साइड चेन में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप है। तो नॉन पोलर जो है वो वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इनकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है। इसलिए आम तौर पे जो आप लोगों ने मतलब इंसुलेशन वगैरह का काम करना तो उसके लिए इन सिलिकॉन्स को यूज़ किया जाता है। इनकी बायोकम्पेटिबिलिटी की वजह से इनको सर्जिकल और कॉस्मेटिक्स प्लांट वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जाता है। सिलिकेट्स की अगर हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर, उसमें से कुछ फेल्सपार, जियोलाइट्स, माइका, एस्बेस्टॉस वगैरह भी हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो ग्रुप आपके पास होता है SiO4, 4 नेगेटिव चार्ज होता है इन पे, यानी सिलिकॉन के साथ चारों साइड पे ऑक्सीजन अटैच होते हैं एक मखसूस टेट्राहेड्रल फॉर्म में। अब चूंकि सिलिकॉन के तो चारों बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन की तो बॉन्डिंग यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। ऑक्सीजन तो नॉर्मल भी 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, यहाँ पे उसका एक एक बना हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर -1 चार्ज होगा। तो ओवरऑल इस पे जो चार्ज आ जाता है वो -4 चार्ज होता है। लेकिन हमें पता है कि जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट ओर्स होती हैं, वहाँ पे इनके साथ डिफरेंट कैटाइंस, मेटल एटम, तो मेटल कैटाइंस पे तो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस चार्ज को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। ये इस तरह से होता है कि सिलिकॉन के चारों साइड पे ऑक्सीजन एटम एक मखसूस पैटर्न पे अरेंज होते हैं। एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क आपके पास बनता है जहाँ पे हर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। इस तरह से इस ओवरऑल जो इस पे चार्ज बनता है वो -4 बनता है, जिसको न्यूट्रलाइज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन जो कि उन ओर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैन मेड सिलिकेट में गिलास और सीमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। जियोलाइट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपके पास सिलिकेट है, जिसके अंदर होता क्या है कि समटाइम्स सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है एल्यूमिनियम के साथ। सारे सिलिकॉन्स नहीं, कुछ आपके पास सिलिकॉन एटम भी प्रेजेंट रहेंगे और कुछ जगहों पे आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स आपके पास बनेंगे रिजल्टिंग कंपाउंड, उन्हें कहा जाता है जियोलाइट्स। ओवरऑल इनको एल्यूमिनो सिलिकेट्स भी कहा जाता है। होगा इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इनको कैटाइन से ही स्टेबल करेंगे। एग्जाम्पल इनके फेल्सपार और जियोलाइट। जैसे ये है आपके पास, ये था लिंकेज सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन का। अब यहाँ पे सिलिकॉन रिप्लेस हो गया एल्यूमिनियम के साथ, तो ये एल्यूमिनो सिलिकेट बन गया। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन चूंकि वहाँ पे मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहे होते हैं। एक बड़ा मशहूर जो है जियोलाइट GSM-5, ये जियोलाइट की ख़ास टाइप होती है, जो कि अगर आपने अल्कोहल्स को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करना हो तब इसको अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स होते हैं वो आयन एक्सचेंजर के तौर पे भी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जियोलाइट्स का। ये माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जो कि कमर्शियली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एड्सॉर्बेंट्स के तौर पे और कैटालिस्ट वगैरह के तौर पे। जियोलाइट की जो टर्म है सबसे पहले 1756 में स्वीडिश में मिनरोलॉजिस्ट थे, ये एक्सेल फ्रेडरिक क्रॉन्स्टेड, इन्होंने ये टर्म सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन इनका जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन मकसद होता है, वो यही होता है कि ये हम वाटर प्योरीफिकेशन के लिए हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। फर्दर भी इन पे काफ़ी सारे साल वर्किंग चलती रही और जब इनको लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जाना स्टार्ट हुआ अब ऑलमोस्ट 2015 के बाद, तो तब से इनके फ्रेमवर्क पे जो स्टडी थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। यूज़ हम जियोलाइट कहाँ पे करते हैं, आयन एक्सचेंजर के तौर पे ही हम इसको मेनली यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वाटर प्योरीफिकेशन के लिए, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए जियोलाइट्स को जो है हम यूज़ करते हैं। फिर वो जो आपको डिफरेंट यहाँ से मतलब जब आप इसमें से पास करवाते हो, आयन एक्सचेंज होते हैं, आयन एक्सचेंजमेंट के बाद भी आप उनकी केमिस्ट्री को थॉरोली स्टडी करने के लिए वहाँ से इनको अलग करते हैं जो हार्ड वाटर में कंपाउंड प्रेजेंट है और फर्दर उन पे स्टडी किया जाता है।
लेकिन इन शॉर्ट जियोलाइट्स का जो मेन मकसद होता है वो प्योरीफिकेशन होता है, आयन को एक्सचेंज करवाना होता है। यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है।